सो गुड डे स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 12th पार्टनरशिप का थर्ड सेशन करेंगे। उससे पहले कि मैं आपको सेशन शुरू करूं और बताऊं, मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा एकेएस कॉमर्स एकेडमी, जिसमें हम लोग बच्चों को फाउंडेशन यानी क्लास 9th और 10th की क्लासेस ऑफलाइन प्रोवाइड करते हैं। कॉमर्स क्लास 11th और 12th के सब्जेक्ट्स अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। खास करके जो बच्चे नज़दीक हैं वो ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। और ह्यूमैनिटीज के सारे सब्जेक्ट्स भी हम पढ़ाते हैं। तो ये एक इंफॉर्मेशन थी बच्चों के लिए। तो जो बच्चा जिस भी तरीके से पढ़ना चाहे, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, वो पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नाउ मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था चैप्टर 12th इनफैक्ट शुरू करने से पहले कि जो हमारा टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन है, प्रिसाइजली ये बोर्ड स्टूडेंट्स जो कि इस साल बोर्ड या किसी भी साल बोर्ड देंगे या देते रहे हैं, उन्हें ये समझने की जरूरत होती है कि बोर्ड एग्जाम में जो इवैल्यूएटर होते हैं, यानी एग्जाम पेपर सेट करना और पूरा प्रोसेस जो है, उसमें एक स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अपने पूरे साल की पढ़ाई को कैसे शेड्यूल करें, क्या ऑब्जेक्टिव रखें, जिससे कि आप अपने पढ़ाई को अच्छे तरीके से इवैल्यूएटर के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ क्विकली हम इसे 2 से 3 मिनट में समझेंगे कि जो इवैल्यूएटर्स हैं, वो हमसे एक स्टूडेंट से क्या उम्मीद करते हैं। तो उनके जो पेपर सेट करने का प्रोसेस है, वहाँ हम अगर एनालाइज़ करें, तो ये देखा जाता है कि क्वेश्चंस याद के आधार पे, पहला जो पॉइंट है रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ये जज करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स में कि उनकी जो तैयारी हुई है उसमें उन्होंने कितनी बातें याद रख पाए हैं और कितनी बातों को समझ पाए हैं। तो क्वेश्चन जो सेट होते हैं उसमें ये एक ऑब्जेक्टिव होता है आपको असेस करने का, और ये समझना कि आपकी याद करने की क्षमता और समझ की क्षमता कितनी है। ये पर्टिकुलरली मैंने अकाउंट सब्जेक्ट के लिए लिया है। तो यहाँ जो टर्म्स यूज किए हैं, जैसे कि प्रिंसिपल्स क्या है, फॉर्मेट्स क्या है, कंसेप्ट्स क्या है, टर्म्स क्या हैं, ये सारे चीजें आपको याद है या नहीं, और आपको इसकी सही मायने में समझ है या नहीं। जैसे पार्टनरशिप डीड के रूल्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ शेयर्स क्या हैं, ये आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन के वेटेज देखेंगे तो लगभग 55% वेटेज जो क्वेश्चंस के होते हैं 80 मार्क्स के, क्वेश्चंस में से 45 4 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे आपको आपकी जजमेंट आपके याद के आधार पे, आपकी समझ के आधार पे की जाती है। आई होप ये पार्ट समझ में आया। अब स्टूडेंट्स ये समझना है कि दूसरा पार्ट क्या है। तो एप्लीकेशन, अप्लाइंग। एक कंसेप्ट मैंने पढ़ा और उस कंसेप्ट को मैं कितने अच्छे से यूज कर पा रहा हूं, ये समझ क्या हमने डेवलप की है। क्या हमने सिर्फ पढ़ाई करने का, याद रखना और कंसेप्ट को समझना इतना ही पर्याप्त नहीं है। आपके प्रिपरेशन के प्रोसेस में और इवैल्यूएटर का ऑब्जेक्टिव पेपर सेट करने से पहले ये होता है कि वो आपको जज करें, याद और समझ के अलावा आपने कितना उसे अप्लाई करना सीखा, उस नॉलेज को अप्लाई करना कितना सीखा। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, तो कंसेप्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और उसका एप्लीकेशन, आप जब उसे न्यूमेरिकल्स को वर्कआउट करते हुए अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे, बिना कंसेप्ट को अप्लाई किए आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकते। एप्लीकेशन तभी हो पाएगा जब आप कंसेप्ट जानते हो। कंसेप्ट का जानना एलिमेंटरीली और प्राइमरी लेवल पे तो जरूरी है ही, साथ में उस कंसेप्ट का अप्लाई करना, जानना, ये भी जरूरी है। यही आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मैं कंसेप्ट सीखूं और उसे अप्लाई करना सीखूं। ये यही खत्म नहीं होता। अब नेक्स्ट एस्पेक्ट है एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग। यानी ये नेक्स्ट लेवल ऑफ एप्लीकेशन है जहां आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, एक ऐसा सिनेरियो जो आपने
पहले कभी नहीं देखा या एक ऐसा क्वेश्चन जो आपने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन कंसेप्ट्स आपने पढ़ा है, कई सारे कंसेप्ट्स को मिला करके ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो अब आप इसको सॉल्व करने के लिए मल्टीपल कंसेप्ट्स का आप इस्तेमाल करेंगे, जहां क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत होती है। उन क्रिटिकल थिंकिंग के आधार पे, आपके नॉलेज के आधार पे, आपके एप्लीकेशन के प्रैक्टिसेस के आधार पे आप उस क्रिटिकल थिंकिंग लेवल के क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की क्षमता डेवलप कर पाए हैं या नहीं। और इसका, इस तरह के क्वेश्चंस का वेटेज लगभग 21 से 22% होता है, यानी करीबन 17 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एबव लेवल है। तो अब आप जब तैयारी करें, तो ये सोच करके ना करें कि मुझे सिर्फ कंसेप्ट पढ़ना है या मुझे सिर्फ याद रखना है या मुझे सिर्फ अप्लाई करना है, बल्कि मुझे अपने आप को वहां तक लेके जाना है कि जो कंसेप्ट है उस पे कोई भी संभावित सवाल बनाया जा सके। उन सवालों को हल करने की क्षमता आपने अगर डेवलप की है, तो यही आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। और अगर इसको ध्यान में रखते हुए आप अपने पढ़ाई की शुरुआत करेंगे, चाहे वो सब्जेक्ट की शुरुआत हो या चैप्टर की शुरुआत हो, कहीं पे भी, जहां पे भी आप हैं, वहां से आगे की पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं और इसको ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं, तो हमेशा एक अच्छी पॉसिबिलिटी बनती है कि आप बेहतर कर पाएंगे, इवैल्यूएटर्स के ऑब्जेक्टिव को मीट कर पाएंगे और बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। दिस इज व्हाट आई थॉट ऑफ स्पेंडिंग 2 to 3 minutes और 5 minutes टाइम सो दैट यू हैपन टू अंडरस्टैंड दिस। क्योंकि ये चीजें अगर आपने अपने जहन में नहीं रखी और उसके आधार पे आपने प्रैक्टिस नहीं की, तो प्रोबेबिलिटी है कि आप इवैल्यूएटर के ऑब्जेक्टिव को मैच नहीं कर पाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट पार्ट, जो आज का क्लास का लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है। हम दो एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे चैप्टर 1 पार्टनर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में ही। फर्स्ट दो लेक्चर में मैंने आपको बता दिया कुछ इनिशियल लेवल के कंसेप्ट्स। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, रेंट पेड एंड पेएबल टू अ पार्टनर। इसकी ट्रीटमेंट, यानी कोई पार्टनर का प्रॉपर्टी अगर पार्टनरशिप फर्म के लिए यूज हो रहा है, तो उस पे रेंट देना होगा। और अगर ऐसा करते हैं तो हम कैसे उनको पे करेंगे, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, एक चीज ये समझेंगे। दूसरा हम ये समझेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग पार्टनर्स कैसे होता है। यानी कि हमने थोड़ा बहुत टच किया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है, और ये दोनों की ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दी थी। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों में, जैसे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, कहां से प्रॉफिट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में, और उसके बाद उसके बंटवारा कैसे होता है पार्टनर्स के बीच में। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल टच अपॉन पहला एस्पेक्ट जो कि रेंट है। इसके ऊपर हम अभी समझेंगे, देन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। रेंट पेड और पेएबल टू अ पार्टनर। अब रेंट एक फर्म के लिए क्या है, खर्च है, राइट। एक वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग और बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि रेंट एक खर्च है बिजनेस के लिए। अब वो चाहे, खर्च क्या है, हम जिस प्रेमाइस को यूज कर रहे हैं उस प्रेमाइस का एक मंथली रेंट या एनुअल रेंट होता है। तो अब अगर ये रेंट हमने पार्टनर से ना लेके किसी और से भी लिया होता तो भी हमें रेंट देना होता। तो हम प्रिज्यूम करेंगे कि पार्टनर का प्रॉपर्टी एज ए पार्टनर के हैसियत से उन्होंने नहीं दी है फर्म चलाने के लिए, बट एक आउटसाइडर के तौर पे दी है। और उसके बदले में जो उन्हें रिटर्न मिलेगा वो है रेंट। अब यहाँ क्वेश्चन में सिंपल लिखा हुआ है कि इट इज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट। ओके, सो क्या होता है चार्ज ऑन प्रॉफिट, इसे पहले समझेंगे हम। सो रेंट इज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट, फाइन। तो हम यहाँ देखेंगे ये एक चार्ज है प्रॉफिट के ऊपर, यानी कि ये देना ही देना है अंडर एनी गिवन सिनेरियो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, इसे हमें पे करना है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में भी ये समझा था, जो एक्सपेंसेस चार्ज ऑन प्रॉफिट है उसे हमें पे करना ही है, irrespective of प्रॉफिट हो या लॉस हो, राइट। सो यहाँ रेंट इज पेबल टू अ पार्टनर इज ए चार्ज ऑन प्रॉफिट, फाइन। सो इट्स अ चार्ज, चार्ज है ये हमारे लिए और हमें पे करना है। नो एंट्री इज टू बी पास्ड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए पार्टनर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पार्टनर ने अपने प्रॉपर्टी को
फर्म के लिए दिया है यूज के लिए, तो वो एज ए पार्टनर के हैसियत से नहीं, तो यानी कि वो एक लैंडलॉर्ड के हैसियत से दिया है, तो उनका कैपिटल उसमें कहीं पे भी अफेक्ट नहीं होता। कोई भी रेंट से संबंधित ट्रांजैक्शन में उनका कैपिटल अफेक्ट नहीं होता है। आई होप ये पार्ट क्लियर है। अब लेट अस सी द नेक्स्ट वन, जिसमें हम ये समझेंगे कि व्हेन रेंट इज पेड इन कैश और बाय चेक, तो हम कैसे उसको ट्रीट करते हैं। तो रेंट इज पेड इन कैश यानी सिंपल एंट्री होती है, रेंट क्योंकि खर्च है तो हम इसे एंटर करेंगे। नाउ रेंट डेबिट टू कैश, यानी रेंट हमें पे करना है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। रेंट हमने डेबिट इसलिए किया क्योंकि ये खर्चा है, और कैश क्योंकि, और या बैंक भी हम पे कर सकते लिख सकते हैं। अगर पेमेंट चेक से पे किया है तो नरेशन लिखेंगे, जितना अमाउंट हमने पे किया है, मान लेते हैं 2000 रुपया है, तो हम यहाँ 2000 और यहाँ पे भी 2000 लिखेंगे। आई होप सिंपल एंट्री, रेंट पेड इन कैश। वहां उनका कोई कैपिटल अकाउंट अफेक्ट नहीं हुआ। सो यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि हमने बेशक पार्टनर को पे किया है, लेकिन क्योंकि वो पार्टनर के हैसियत से उनका प्रॉपर्टी हम नहीं यूज कर रहे हैं, हम एज एन आउटसाइडर यूज करते हैं, तो नो कैपिटल अकाउंट इज अफेक्टेड। कैपिटल अकाउंट इज अफेक्टेड। आई होप ये बात ध्यान, कई बार गलती कर देते हैं स्टूडेंट, तो इसको हमें ध्यान रखना है कि कैपिटल अकाउंट में इसकी एंट्री नहीं करते। अब हम नेक्स्ट करेंगे व्हेन रेंट इज पेएबल। पेबल का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, या पे करना है, अभी पे नहीं किया है। तो अगर हमारा ये रेंट आउटस्टैंडिंग है तो हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे। सो रेंट डेबिट टू रेंट पेबल और आउटस्टैंडिंग अकाउंट। आई होप ये बात समझ में आई। यहाँ पे फिर जर्नल एंट्री हम पास करेंगे, और जैसे अमाउंट अगर 2000 है तो हम यहाँ 2000 2000 लिखेंगे। आई होप ये क्लियर है। तो यहाँ पे भी कोई कैपिटल का एंट्री नहीं हुआ है, पार्टनर के कैपिटल की कोई एंट्री नहीं है। रेंट इज पेबल, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट। या तो हम उसे रेंट पे कर रहे हैं, या अभी हमें पे करना है, तो हम ये एंट्री पास करेंगे, रेंट डेबिट टू रेंट पेएबल। अब नेक्स्ट करेंगे व्हेन रेंट अकाउंट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारा रेंट हमने पे कर दिया या पेएबल कर दिया, तो हमें उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना है, एप्रोप्रिएशन में नहीं डालना है। क्यों नहीं डालना है? क्योंकि ये चार्ज ऑन प्रॉफिट है, राइट। अब हम इसको एंटर करेंगे, तो रेंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, यानी कि यहां लिखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट। अब हम इसको एंट्री कैसे करेंगे, अब देखिए इसका इसका सीक्वेंस क्या है। तो पहला हमने ड्यू किया या पे किया। जब हमने पे किया तो टू कैश किया, लेकिन रेंट हमारा एक डेबिट बैलेंस अपीयर हो क्रिएट हुआ रेंट खर्चा के लिए, या पेएबल है तो भी रेंट एक डेबिट बैलेंस क्रिएट हुआ। अब जब हम इसे ट्रांसफर करेंगे पीएनएल अकाउंट में, तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे एंड टू रेंट, यानी कि हम पीएनएल अकाउंट में एंट्री कैसे करते हैं, यहां सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं डेबिट साइड पे, और यहां सारे इनकम लिखते हैं। तो ये एक खर्च है, तो रेंट यहाँ पे आएगा। तो हमने एंट्री क्या बनाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट। तो रेंट जो हमने एक डेबिट डेवलप किया था, एक अलग से अकाउंट ओपन किया था, वो जाके खत्म कहाँ हो रहा है, जब उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये सीक्वेंस आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि रेंट पे ड्यू करने के लिए, या हमने रेंट पे किया, या उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल के और रेंट को क्लोज कर देंगे। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अब हम नेक्स्ट एस्पेक्ट पे चलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। नाउ जैसा हमने अभी समझा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में, कुछ ब्रीफ मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझाते हुए बताया था, बट लेट मी एलाबोरेटिवली डिस्कस दिस नाउ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि जो चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होती है, लगभग उसी नेचर के ट्रांजैक्शन भी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी एंटर होते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो पार्टनर से संबंधित खर्चे और इनकम है, जो पार्टनर से लेना है या जो पार्टनर को देना है, वो हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं, और जो खर्च है डायरेक्ट वो देना ही देना है, या चार्ज है ऑन प्रॉफिट, उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं।
अब हम यहाँ समझेंगे दो चीजें। सो इट इज क्रेडिटेड विद द अमाउंट, यहाँ क्या लिखा है, इट इज क्रेडिटेड विद द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यानी कि पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म लेता है। अगर पार्टनर ने ड्रॉ किया है कोई पैसा बिजनेस से, ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट नॉट आउट ऑफ कैपिटल, दो तरह की ड्रॉइंग होती है, एक ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल होता है और एक ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट होता है। तो मैं कैपिटल के का ड्राइंग की बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ, प्रॉफिट का ड्राइंग विड्रॉ करता है। लेकिन प्रॉफिट तो एक्चुअली मान लीजिए उसने 1 जुलाई को ड्राइंग आपने पर्सनल पर्पस के लिए कोई चीज लिया, कैश लिया बिजनेस से, तो ये ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट तो है, लेकिन प्रॉफिट एक्चुअल में डिटरमाइन होगा 31 मार्च को। तो तब तक उन्हें उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट, उस पर्टिकुलर ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट देना होगा फर्म को। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक तो फर्म के लिए इनकम है, राइट? सो इट इज क्रेडिटेड विद द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स। क्रेडिटेड, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है, ये अकाउंट क्रेडिट होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अमाउंट के साथ। अब नेक्स्ट हम समझेंगे, इट इज अ डेबिट विद द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर सैलरी एंड कमीशन। इसका मतलब क्या हुआ, डेबिटेड विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब ये डेबिट हो रहा है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होता है विथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्यों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से डेबिट होता है? क्योंकि फर्म के नजरिए में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंस है, क्योंकि ये एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो जो खर्चे हैं वो डेबिट साइड पे होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी एक फर्म के लिए खर्चा है, तो उसे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में एंटर करेंगे डेबिट साइड पे। तो दो चीजें हो गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट पे हुआ, इन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि खर्च है जो फर्म के लिए, वो डेबिट हुआ। पार्टनर को सैलरी दी गई, वो भी हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो जो चीजें हम पार्टनर को देना होता है उसे हमें यहाँ लिखना होता है। तो ये दोनों बातें समझ में आई, क्या चीज, क्या किस तरह के आइटम्स को हम क्रेडिट साइड पे एंटर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के, और किस तरह के आइटम को डेबिट साइड पे हम एंटर करते हैं। यहाँ से आपको समझ में आ गया, हालांकि प्रैक्टिकली भी हम करके देखेंगे। नाउ क्वेश्चन ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि अभी ऊपर भी हमने यही देखा है कि जो चार्जेस हैं वो तो हमने देख लिया, जो मिलना है वो भी देख लिया। अब जो पैसा बच गया उसको क्या कहते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को हम कैसे एंटर करेंगे, ये हम यहाँ पे समझेंगे। लेट अस सी। अब जैसे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है फॉर एग्जांपल, या हम इसे नीचे यहाँ कर लेते हैं, ओके। तो ये हमारा लेट्स से पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, राइट? अब इस पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमें यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है, वो हम लिखते हैं जैसा हमने पहले भी देखा था। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम यहाँ लिखते हैं, राइट? वो भी हम यहाँ लिखेंगे। अब हम सारे खर्चे लिखेंगे, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बाकी सारे कोई भी अगर आइटम है, जनरल रिजर्व है, ये हम लिखने के बाद हम इसको बचा हुआ प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट? ये बच गया जो प्रॉफिट हमारे पास, ये सारे इनकम को ऐड करके और ये खर्चे को माइनस करके जो प्रॉफिट हमारे पास बचा है, उस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर में, राइट? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे ए और बी दो पार्टनर है तो दोनों पार्टनर को हम उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं। ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। अब यहां हमने प्रिज्यूम किया है कि यहाँ पे प्रॉफिट है, लॉस होगा तो हम यहाँ लिखेंगे लॉस। क्लियर है? तो प्रॉफिट हमने यहाँ लिखा, लॉस हमने यहाँ लिखा। उसी तरीके से फाइनल लॉस हमारा यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर को, तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए बी में। यहां तक बात रफली समझ में आ गई होगी। अब ऊपर क्या लिखा है, इफ आफ्टर नेट प्रॉफिट और लॉस कंसिडरेशन ऑफ interest on drawing, if there is a profit, then only the appropriation of interest on capital, salary, commission is done. अब ये पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना है कि हमने जो ये पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं, ये कब मिलेगा? ओनली व्हेन देयर इज नेट प्रॉफिट। अगर ये प्रॉफिट नहीं है तो
एप्रोप्रिएशन नहीं होगा पार्टनर में, चाहे वो एप्रोप्रिएशन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सैलरी हो, कमीशन हो, नहीं, हम लॉस को सिर्फ पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दिस मच आई होप इट इज क्लियर। सो पॉइंट लर्निंग लेसन क्या है यहाँ पे? पहला, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है या नेट लॉस आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। उसके बाद अगर लॉस आया और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी ऐड करने के बाद भी लॉस हो रहा है, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन ये अप्रोप्रिएशन नहीं करेंगे। आई होप दिस मैसेज इज क्लियर। अगर प्रॉफिट है तो हम करेंगे, नहीं है तो नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दिस इज द लर्निंग एज ऑफ नाउ। अब हम ऊपर देखते हैं, आगे देखते हैं क्या है। ट्रांसफर टू रिजर्व क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में जैसा मैंने आपको बताया था कि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दिस इज ऑल्सो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि ये हम बचे हुए प्रॉफिट जिसमें से हमने पार्टनर से संबंधित सारे खर्चे निकालने के बाद जो बचता है, उसमें से हम कुछ पैसा रिजर्व में डाल देते हैं, ताकि कभी अनफोर्सीन इवेंट होता है तो हमें कहीं और से पैसे की जरूरत ना पड़े, हम अपने ही बचाए हुए रिजर्व वाले पैसे को उस अनफोर्सीन इवेंचुअलिटी को मीट करने के लिए यूज कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम समझते हैं यहाँ पे कि दिस इज ऑल्सो एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इट मे बी परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, ऐसा भी हो सकता है कि 10% ऑफ नेट प्रॉफिट को हम रिजर्व में डाल रहे हैं हर साल। ऐसा भी होता है कि डिविजिबल प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हमने निकाल दिया एज ए परसेंटेज ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। अब डिविजिबल प्रॉफिट क्या है यह भी हमने समझना है, और नेट डिविजिबल प्रॉफिट क्या है, ये दोनों चीजें, इनफैक्ट ये तीनों बातें आपको ध्यान से समझनी है। लेट अस अंडरस्टैंड नाउ। मैं एक यहाँ पे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता हूं। ओके, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाउ अब यहाँ हमें कैसे समझना है, हम जो प्रॉफिट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से यहाँ ट्रांसफर करते हैं, या लॉस हो या प्रॉफिट हो, वो हम यहाँ लिखते हैं प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट और टू नेट लॉस। अब ये जो प्रॉफिट है इसको हम क्या कहते हैं? नेट प्रॉफिट, यानी जो प्रॉफिट हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लेके आए उस प्रॉफिट को हम नेट प्रॉफिट कहते हैं। क्लियर है? अब उस प्रॉफिट में से हमने कुछ खर्चे निकाले जो पार्टनर से संबंधित हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी, कमीशन वगैरह ये हमने निकाल दिया। हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड कर दिया, ये भी हमारा ऐड हो गया। अब जो प्रॉफिट आता है ये दोनों को ऐड करके और इनको माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट होगा। समझ में आया? यहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है, ये बंटवारा करने के लिए प्रॉफिट है। राइट? तो नेट प्रॉफिट हमने समझा जो डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है, उसमें हम ऐड करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और हम माइनस करते हैं जो पार्टनर से संबंधित खर्चे हैं। उनको करने के बाद जो प्रॉफिट आता है वो डिविजिबल है, क्योंकि उसे हमें पार्टनर को डिवाइड करना है। अब एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि हमारा नेट प्रॉफिट ही डिविजिबल प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट, ये जो नेट प्रॉफिट है यही डिविजिबल प्रॉफिट हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, यानी ऐसा कोई क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है या पार्टनर्स के बीच में ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं होगा, नहीं है। सैलरी नहीं है, कमीशन नहीं है, कोई और चीजें हमें नहीं देनी है, तो हमारा नेट प्रॉफिट ही डिविजिबल प्रॉफिट होगा, क्योंकि इसी प्रॉफिट को हम ए बी में बांट देंगे। यहां तक बात समझ में आई? अब एक तीसरा सिचुएशन है, वो क्या है? नेट डिविजिबल प्रॉफिट। नेट कब आएगा? नेट डिविजिबल प्रॉफिट, इसका मतलब यह है कि उस डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर के एडिशन में कोई एक ऐसा खर्च या अप्रोप्रिएशन है जो करना बाकी है। अगर हम उसको भी डिविजिबल प्रॉफिट में से निकाल देंगे तो हमारा नेट डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। यहां तक बात समझ में आई? अब एग्जाम्पल लेते हैं, समझते हैं इसको। कि मान लीजिए हमारा इस एग्जाम्पल में नेट प्रॉफिट है लेट अस से 1 लाख रुपया,
ओके। और सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो कि 20,000 है, हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट आता है जो कि 80,000 हुआ, राइट? अब इस डिविजिबल प्रॉफिट में से के बाद अगर एक इंफॉर्मेशन एडिशनली दी गई है आपको, आपको जनरल रिजर्व में नेट डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर 10% जो हमारा नेट डिविजिबल प्रॉफिट है उसमें से 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेकिन यहां हमारे इस एग्जाम्पल में हमारे पास तो डिविजिबल प्रॉफिट है, हमें तो पता ही नहीं है कि नेट डिविजिबल प्रॉफिट क्या है। तो जब हमें ये बात पता ना हो कि नेट डिविजिबल प्रॉफिट क्या है और फिर भी हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है या कमीशन देना है या कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो क्वेश्चन में दिया हुआ है जो कि नेट डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर होता है, तो ये पॉइंट को भी हमें कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी हमें समझना है। तो ये तीनों एस्पेक्ट्स बहुत जरूरी है और ये समझना कि इनका कैलकुलेशन जनरल रिजर्व हो, कमीशन हो, जो अगर हमारे प्रॉफिट के ऊपर दिया हुआ है तो डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर दिया हुआ है तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर दिया हुआ है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। और ये तीनों टर्म आपके दिमाग में इस तरह समझ आना चाहिए कि कोई नेट प्रॉफिट बोला तो आप क्या समझ रहे हैं ये क्लियर होना चाहिए। प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट बोला तो आपके दिमाग में ये कैलकुलेशन होकर के इस वाले पॉइंट पे फिगर इस वाले स्टेज पे वो बात कर रहे हैं यानी डिविजिबल प्रॉफिट है। नेट डिविजिबल प्रॉफिट जैसे ही किसी ने बोला या क्वेश्चन में आया तो आपको समझ जाना चाहिए कि कुछ और इसमें से खर्च करने के बाद हमारे पास नेट डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। नाउ अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और जहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अ, जो ऊपर तीन टर्म हमने देखा वो है नेट प्रॉफिट जो कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है, डिविजिबल प्रॉफिट और नेट डिविजिबल प्रॉफिट। अब हम इस एग्जाम्पल को समझेंगे जिसमें आपको ये क्लैरिटी और क्लैरिटी हो जाएगी। क्या है? पहला, इफ नेट प्रॉफिट इज 1 लाख, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 10,000 and interest on capital is 44,000. Calculate amount to be transferred to general reserve in each of the following cases. So 10% of net profit is to be transferred to general reserve, right? Now 10% of net profit. तो हमारे पास यहाँ net profit दिया हुआ है जो कि 1 लाख रुपया है। उसके ऊपर 10% हम कैलकुलेट कर लेंगे विच इज इक्वल टू 10,000 रुपीज। ये हम जनरल रिजर्व में डाल देंगे, राइट? सो नेट प्रॉफिट के ऊपर डायरेक्ट कैलकुलेशन हो गई। अब हम नेक्स्ट करते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। अब हमारे ऊपर दिए गए क्वेश्चन में डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट 1 लाख है, उसमें हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 10,000। ओके, तो हम 10,000 इसमें हमने ऐड किया तो आया ये 1,10,000। और हमारे खर्चे कितने हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 10,000 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 44,000। तो अब हम इसको 44,000 इसमें से माइनस कर देंगे, राइट? तो ये हमारे पास आया 66,000। ये 66,000 क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट है जो कि बटना है। तो इसका 10% हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे जनरल रिजर्व में विच इज इक्वल टू 6,600। आई होप दिस इज क्लियर, सिंपल। यहाँ हम 10,000 कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट के ऊपर था। यहाँ हम डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर 10% है तो हमने बांट दिया। क्यों, कैसे डिविजिबल प्रॉफिट पे हम आए? तो नेट प्रॉफिट में हमने ड्राइंग ऐड किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड किया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किया, जो वैल्यू आई उसके ऊपर वो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है और उसको हमने ट्रांसफर कर उसमें से हमने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद जो बैलेंस होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, देन द थर्ड वन, यहाँ नेट डिविजिबल प्रॉफिट है। अब नेट डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या है? तो 1 लाख तो था ही हमारे पास प्रॉफिट। इस प्रॉफिट में से हमें क्या करना है? माइनस करना है। पहले ऐड कर लेंगे हम ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,44,000 हो गया। उसमें से हम इंटरेस्ट माइनस कर देंगे 10,000। यही तीन एस्पेक्ट्स थे क्वेश्चन में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
ओके, सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज 10,000 एंड कैपिटल वाज 44,000। तो इसका मतलब हम इसको ओके, सो ये जो 44 की जगह हम 10,000, तो ये 1,10,000 हुआ। ओके, और 1,10,000 में कैपिटल माइनस करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना है 44,000। वो माइनस करने के बाद 66,000 आया। इस 66,000 के ऊपर ये 66,000 क्या है, ये है डिविजिबल प्रॉफिट। अब हमें ये नहीं पता कि नेट डिविजिबल प्रॉफिट क्या है, तो हम इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, रेट अपॉन रेट प्लस 100 इंटू डिविजिबल प्रॉफिट। अब रेट क्या था 10% है, इंटू ये प्लस 10 हो गया, इंटू 66,000, तो यानी 10 अपॉन 110 इंटू 66,000 इज इक्वल टू 6,123,6,000। I hope this part is clear. Net divisible profit 6,000, 6,000 हम जनरल रिजर्व में डालेंगे, तो हमारे 66,000 में से 6,000 माइनस करके 60,000 को हम डिवाइड कर देंगे एबीसी में। सो नेट डिविजिबल प्रॉफिट अगर है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, रेट अपॉन रेट प्लस 100। ऑलराइट, तो हमारे पास नेट डिविजिबल प्रॉफिट जब के ऊपर अगर जनरल रिजर्व या कमीशन कुछ भी देना है तो हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वन, appropriation of profit unless stated to be a charge against profit। ये है appropriation of profit, यानी कि अभी तक जो हमने सीखा है वो यही सीखा है कि पार्टनर को जो पैसे हमें देने होते हैं वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। लेकिन एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है कि अगर अप्रोप्रिएशन है तो हमें कहीं क्वेश्चन में ये तो नहीं मेंशन है कि ये अप्रोप्रिएशन नहीं है, चार्ज ऑन प्रॉफिट है। अगर अगर ये मेंशन है कि ये चार्ज ऑन प्रॉफिट है तो ये अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। लाइक सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, हो सकता है पार्टनर से डिसाइड किया हो कि ये सब हम चार्ज ऑन प्रॉफिट लगाएंगे, यानी कि पीएनएल अकाउंट में डेबिट करेंगे, अप्रोप्रिएशन में नहीं एंटर करेंगे, तो दे कैन डू सो। इवन रिजर्व भी हम वहां से ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद हमारे पास जो आएगा वो नेट प्रॉफिट होगा, उसे हमें डिवाइड करेंगे पार्टनर में। सो ये पॉइंट को ध्यान, लर्निंग क्या है कि क्वेश्चन में देखना है हमें कि क्या ये जो अप्रोप्रिएशंस हैं, जो कि जो लगता है अप्रोप्रिएशन है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चार्ज हो। अगर मेंशन है क्लियरली तो ठीक है, नहीं है तो ये अप्रोप्रिएशन है। ओके, लेट अस नाउ गो अहेड विद द नेक्स्ट वन, अमाउंट पेबल टू पार्टनर एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम कैसे देखेंगे अमाउंट पेबल टू पार्टनर एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या लोन या रेंट, इनको छोड़ दें, आर टू बी ट्रीटेड or entered in profit and loss appropriation account except interest on loan and rent। so amount payable to partner जिसमें कि इंटरेस्ट है ऑन लोन नॉट ऑन कैपिटल, तो उसे हमें चार्ज समझना है। अगर रेंट है टू बी पेड टू पार्टनर तो उसे भी हमें चार्ज समझना है, इसे पीएनएल अप्रोप्रिएशन में नहीं लेके जाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में पर्पसफुली मेंशन है कि ऊपर दिए गए तीनों इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लाइक सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन टू पार्टनर, तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में एंटर करेंगे। आई होप इट इज क्लियर। लेकिन ये दोनों कभी भी पीएनएल अप्रोप्रिएशन में नहीं जाते, जो कि इंटरेस्ट ऑन लोन है और रेंट है। नाउ नेक्स्ट, जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें हम क्या समझेंगे, लेट अस सी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में जर्नल एंट्री क्या हुई, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सिंपल है, क्योंकि बैलेंस पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे आया, उस बैलेंस को एज ए नेट प्रॉफिट हम ट्रांसफर करते हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन, राइट। अब नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ लॉस फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन। तो लॉस है, प्रॉफिट था तो ये एंट्री होगा, लॉस है तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिट टू पीएनएल अकाउंट।
अब मान लीजिए 10,000 का लॉस है तो हमने 10,000 यहाँ पे एंटर कर दिया, लॉस एंटर। आई होप इट इज क्लियर। ये लॉस कहाँ आएगा? पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे। तो प्रॉफिट होता है तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पे आता है, लॉस होता है तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे आता है। अब नेक्स्ट, फॉर एंटरिंग पार्टनर सैलरी, रेम्यूनरेशन या कमीशन, क्योंकि हमने देखा है ये सारी चीजें पार्टनर को दी जाती हैं। तो फॉर अलाउइंग पार्टनर सैलरी और मेकिंग इट ड्यू, अब हमें देना है ये पार्टनर को सैलरी, तो हम सैलरी फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है, राइट? तो पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू, ये हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो अलाउइंग पार्टनर्स और मेकिंग इट ड्यू, तो ये उनके कैपिटल अकाउंट में जाएगा, राइट? पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये सैलरी ड्यू करने के लिए है, जो कि उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करता है, क्योंकि उनको सैलरी मिलेगी, बढ़ेगा तो कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा। आई होप इट इज क्लियर। और अगर अगर फिक्स कैपिटल है तो ये पार्टनर्स करेंट अकाउंट जाएगा। इसको हम और समझेंगे। देन नेक्स्ट, फॉर ट्रांसफरिंग सैलरी टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सैलरी देना है अगर, तो उसको हम कैसे एंटर करेंगे? तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी अकाउंट। आई होप इट इज क्लियर। अब आप देखिए, जब हमने अलाउ किया तो पार्टनर के सैलरी को डेबिट किया, राइट? ये हमने डेबिट किया, यानी एक डेबिट अकाउंट हमारे पास ओपन हुआ सैलरी के लिए, और उतने का ही कैपिटल क्रेडिट हो गया। अब इसको, इस डेबिट को खत्म कैसे किया हमने? तो जैसे हमने देखा कि सारे एक्सपेंसेस को हम फिनिश ऑफ करते हैं, क्लोज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करके, उसी तरीके से यहाँ सैलरी को हमने क्रेडिट किया, जो ऊपर हमने डेबिट किया था वो हमने क्रेडिट कर दिया, ये हमारा अकाउंट क्लोज हो गया, और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अल्टीमेटली डेबिट हुआ और अल्टीमेटली कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ सैलरी के लिए। दिस इज क्लियर। अब नेक्स्ट, अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमें जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर को, मेकिंग इट ड्यू, तो सिंपल अगेन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए एक्सपेंस है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हम एंट्री पास करेंगे क्योंकि हमने ड्यू किया। अभी नरेशन लिखना है, अमाउंट लिखना है, लेट्स से 10,000 है तो 10,000 लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है? अब हमें इसको ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ट्रांसफर करने के लिए हम क्या एंट्री पास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में? तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये एक जो हमने ये खर्चा है तो हमने अप्रोप्रिएशन में डेबिट कर दिया, जो अकाउंट हमने ओपन किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, डेबिट करके ये हमने क्लोज कर दिया क्रेडिट करके। तो इफेक्टिवली क्या एंट्री हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सो यानी कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन डेबिट हुआ इस खर्चे के वजह से। नाउ नेक्स्ट, सेम आपको अमाउंट लिखना है यहाँ, और यहाँ पे नरेशन लिखनी है। ऑलराइट, नेक्स्ट, और चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ड्राइंग इनकम है फर्म के लिए, तो जब हम चार्ज करेंगे यानी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आई होप इट इज क्लियर। ये हमने पार्टनर से लेना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लेट्स से 1,000 है तो 1,000 हम यहाँ लिखेंगे और नरेशन लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ये क्या है? चार्ज करने के लिए उनसे लेना है, इसलिए हमने उनको ड्यू किया। नाउ लेट अस सी, अब क्लोज द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट कैसे क्लोज करते हैं हम? तो पीएनएल ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऐसे हम इसको क्रेडिट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये हमारा नरेशन हुआ, और ये अमाउंट है 1,000, ये 1,000 अमाउंट है। आई होप इट इज क्लियर। तो जो हमने यहाँ क्रेडिट किया था उसको हमने डेबिट करके ये क्लोज कर दिया। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वन, फॉर ट्रांसफर टू रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे? पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिट टू जनरल रिजर्व। कैलकुलेशन कैसे करना है हमने ऊपर देख लिया, लेट्स से 1,000 डालना है तो 1,000 हम यहाँ लिखेंगे और नरेशन लिखेंगे। So for transfer to reserve out of profit. Now let's see the next one. For transfer of credit balance of profit and loss appropriation account being divisible
और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो क्रेडिट बैलेंस अगर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में है, क्रेडिट बैलेंस किसको कहते हैं, कैसे समझेंगे कि ये क्रेडिट बैलेंस है या ये डेबिट बैलेंस है? तो लेट अस सी हियर, यहाँ एक छोटा सा हम P&L अप्रोप्रिएशन बनाते हैं। इसमें हमारा नेट प्रॉफिट लिखते हैं, लेट्स से 1 लाख है। हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया 10,000, और हमारे यहाँ जितने भी एक्सपेंसेस इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और वो बाकी सारे मिला करके लेट अस से 20,000 या 30,000 है। ऑलराइट, तो अब हमारे पास जो बैलेंस आएगा, ये बैलेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? तो 1,10,000, यहाँ भी 1,10,000, और डिफरेंस कितना हुआ? 80,000। ये 80,000 हम यहाँ लिखते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये हमारे बैलेंसिंग फिगर है, राइट? और यही बैलेंस हम यहाँ लेकर के आते हैं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट में हम लेके आते हैं। तो ये हमारा 80,000। तो जहां पे हम बैलेंस लेकर आते हैं, अगर वो क्रेडिट साइड पे ला रहे हैं तो क्रेडिट बैलेंस है, अगर हम उसे डेबिट साइड पे लेके आ रहे हैं तो डेबिट बैलेंस है। तो इसलिए अभी हमारे पास ये क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि हम इसको फाइनली यहाँ लेके आ रहे हैं। तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डिविजिबल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो अब ये अगर क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि हमारा इस साइड ज्यादा है और इस साइड कम है, इनकम साइड ज्यादा है और एक्सपेंस साइड कम है, तो ये नेचुरली हमारा क्रेडिट बैलेंस होगा। तो क्रेडिट बैलेंस का डिवीजन हमें करना है, तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ए और बी हैं तो इन दोनों को हम डाल देंगे। अब ये अगर सपोज करो 10,000 है तो 10,000 को हम ए और बी में अगर इक्वली है तो 5,000 5,000 बांट देंगे। आई होप ये डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वन, फॉर ट्रांसफर ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू, आई थिंक ये गलत है, डेबिट बैलेंस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारे लॉस है, राइट? तो उस केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बैलेंस हमने लॉस को ट्रांसफर कर दिया। लेट्स से अगर 10,000 है तो ये 10,000, यहाँ 10,000। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउ फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आई होप बाय नाउ आपको अब समझ में आ गया होगा क्या फीचर्स हैं। लेट अस सी। ओके, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो जैसा हमने अभी अभी देखा कि इट इज एन एक्सटेंशन, क्योंकि जो चीजें हम प्रॉफिट एंड लॉस में करते हैं एक्सक्लूसिवली फॉर पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में करते हैं। सो दिस इज एन एक्सटेंशन। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर द ईयर। नाउ जब भी हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो वहां लिखते हैं फॉर द ईयर एंडिंग, यानी जिस पर्टिकुलर ईयर का हम बना रहे हैं फाइनेंशियल ईयर का, तो वो ईयर हम लिखते हैं फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2025 2026, ये हम लिखते हैं। दिस इज वाई प्रिपेयर्ड फॉर द ईयर। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द पार्टनरशिप फॉर्म। सो हमने अभी तक पार्टनरशिप के ही देखे हैं। इट शोज अप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस, कहाँ हमने नेट प्रॉफिट को कैसे बांटा, लॉस को कैसे बांटा, ये हमें दिखाता है। एंट्रीज इन दिस अकाउंट आर पास्ड गिविंग इफेक्ट टू द पार्टनरशिप डीड। अब ये जरूरी है ध्यान रखना कि जो चीजें डीड में मेंशन है उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, हमें उन्हीं को फॉलो करते हुए यहाँ पे एंट्री पास करनी है। अदरवाइज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अगर डीड में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो। नाउ वी विल सी दिस डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कब प्रिपेयर होता है? तो पहला बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है, कब प्रिपेयर होता है? तो आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, और अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है आफ्टर P&L अकाउंट बनाने के बाद। तो दिस इज क्लियर। ऑब्जेक्टिव क्या है? डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं P&L अकाउंट में, राइट? यहाँ पे हम प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। यहाँ पे हम अप्रोप्रिएशन, यानी कि उसको कहाँ पे हमने यूज किया, पार्टनर्स में कैसे इस्तेमाल किया उस प्रॉफिट को, ये दिखाता है। नेचर ऑफ आइटम क्या है? डेबिटेड विथ एक्सपेंसेस। ये डेबिटेड विथ एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है उनको हम एंटर करते हैं। डेबिटेड फॉर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इसका मतलब है इस्तेमाल कहाँ कहाँ हमने किया उसके लिए डेबिट करते हैं। पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट, इट इज नॉट गाइडेड बाय पार्टनरशिप डीड। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डीड का कोई मतलब नहीं है, वो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग गाइड नहीं होता है। लेकिन पार्टनरशिप
P&L appropriation account प्योरली ऑन पार्टनरशिप डीड होता है और इन द एब्सेंस ऑफ डीड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है। मैचिंग प्रिंसिपल क्या है? While preparing matching principle is followed, मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब होता है कि एक साल के अंदर जो भी हमने एक्सपेंस किया है उसका करस्पॉन्डिंग इनकम जो होगा उसे हमें उसी साल के अंदर लिखना है, या जो हमने रेवेन्यू किया है उसके करस्पॉन्डिंग एक्सपेंसेस जो हमारा हुआ है उसको हमें एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही लिखना है, जिसको हम मैच करना कहते हैं। यानी कि रेवेन्यू को एक्सपेंस के साथ मैच करना या एक्सपेंस को रेवेन्यू के करस्पॉन्डिंग रेवेन्यू के साथ मैच करना। तो जब हम मैचिंग पीएनएल अकाउंट बनाते हैं तो वहां हम मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, कैश बेसिस को नहीं। मैच का मतलब अगर हमने सेल्स किया है तो हम एंटर करेंगे, पैसा रिसीव हुआ या नहीं इज नॉट मटेरियल। अगर उस टाइम पीरियड के अंदर रिसीव हुआ है जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है तो हम उसको एज एन इनकम मानेंगे, रिसीव चाहे नेक्स्ट ईयर हो। अगर हमें पे करना है, सैलरी अगर पे करनी है तो चाहे पे किया हो या ना किया हो, अगर हमने एक साल के अंदर किसी से सर्विस ली है और उनको सैलरी पे करनी है तो इसे हमें एक्सपेंस उसी साल का ट्रीट करना है, ना कि अगले साल का, बेशक हम पेमेंट अगले साल कर रहे हो। तो इसी को मैचिंग प्रिंसिपल कहते हैं। आई होप 11th में आपने पढ़ा होगा, अदरवाइज एक रेफरेंस जरूर ले लें जिससे कि हमें समझ में आए कि पीएनएल अकाउंट में मैचिंग प्रिंसिपल का इंपॉर्टेंस क्या है। एंड मैचिंग प्रिंसिपल इज नॉट फॉलोड और नॉट एप्लीकेबल इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि ये मैच का मतलब नहीं है। यहाँ पे हम मैचिंग प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करते क्योंकि ये अप्रोप्रिएशन है, ये चार्ज ऑन प्रॉफिट है नहीं। आई होप इट इज क्लियर। तो ये जितने भी अभी आज हमने पढ़े, आई बिलीव कि ये आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन इससे आपको मिलेगी जिसमें आप समझ पाएंगे। शुरुआत से अगर हम ले लें, दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमने पढ़ा। एक तो रेंट पढ़ा, जिसमें रेंट में हमने आपको समझाया कि रेंट पेड और पेएबल क्या होता है और कैसे उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम करते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कैसे होता है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट क्या है और नेट प्रॉफिट क्या है, कैसे हम इसके ऊपर अगर परसेंटेज में हमें ट्रांसफर करना हो, चाहे जनरल रिजर्व चाहे कमीशन या यू नो सैलरी देनी हो, एनी एनी अप्रोप्रिएशन, तो हम उसको कैसे करेंगे। नेट प्रॉफिट है तो डायरेक्ट कर देंगे परसेंटेज के ऊपर, डिविजिबल प्रॉफिट है तो जो इनकम और खर्चे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसको कंसीडर करने के बाद करेंगे। और तीसरा जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट है वो हमने देखा कि हमारे पास जो अवेलेबल प्रॉफिट है उसको हम फॉर्मूला यूज करते हैं, रेट अपॉन रेट प्लस 100 इनटू अमाउंट अवेलेबल। आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो ये सारे पॉइंट्स हमने सीखे और जर्नल एंट्रीज हमने देखे कि कैसे हम जर्नल एंट्रीज हर सिचुएशन में पास करते हैं, पर्टिकुलरली इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये सारे 8 तरह के लगभग जर्नल एंट्रीज हैं जो यहाँ हम पास करते हैं। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा, नहीं तो आप इन्हें रेफर कर सकते हैं अगेन एंड अगेन एंड यू विल अंडरस्टैंड द लॉजिक। सो आई बिलीव कि जो कंटेंट मैंने आपको बताने की कोशिश की आज, ये आपको समझ में आया होगा और इसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि पार्टनरशिप के हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ इसी पर्टिकुलर चैप्टर के लिए बल्कि आगे के चैप्टर्स के लिए भी। तो इसलिए फर्स्ट चैप्टर में हर सिंगल सब टॉपिक स्टूडेंट्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए, कोई कॉम्प्लेक्सिटी ना हो विथ रेस्पेक्ट टू कंसेप्ट, कोई भी ऐसी चीज जो बिना समझे आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, अदरवाइज यू विल लैंड अप इनटू अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम। इसलिए अंडरस्टैंडिंग इन डेप्थ एवरी सिंगल एस्पेक्ट जो कि फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में इस थर्ड सेशन में भी मैंने बताया, आई होप आप इसे प्रैक्टिस करेंगे और इससे और लर्निंग लेंगे ताकि सब्सीक्वेंट एस्पेक्ट्स आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें, not only subsequent aspect but subsequent chapters be. So once again, my good wishes to every student.
जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि हम लोग ऑनलाइन, ऑफलाइन बैचेज़ ऑलरेडी कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट को अकाउंट्स से मीन कॉमर्स के सब्जेक्ट्स में कोई को किसी तरह का हेल्प चाहिए, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स में चाहिए या 9th और 10th फाउंडेशन के सब्जेक्ट्स में चाहिए, तो आप हमें दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इट वुड बी अ ग्रेट हैप्पीनेस टू हेल्प यू एंड मेक यू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर वे, जिससे कि आप अपने एकेडमिक्स को शेप अप कर सकते हैं और सब्सिक्वेंटली बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू ऑल एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।